दोस्तों, श्रीलंका की जनता की पूरी जिंदगी में तूफान सा आ गया है। यहां भारी जनाक्रोश है और तख्ता पलट की इबारत लिख दी गई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का आखिरी दांव भी विफल हो गया है। बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अपने परिवार को बचाने में लगे गोटबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो देश को वित्तीय संकट से उबारने में असफल सिद्ध हुए। श्रीलंका की राजनीति अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। श्रीलंका की ऐसी हालत दुनिया भर में हो चुके तख्ता पलट के बवाल को ताजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है? क्या कोई इतनी ताकत रखता है कि वो यहां की सरकार को हटाकर खुद सत्ता को अपने हाथ में ले ले? क्या किसी में इतनी ताकत है कि वो मोदी सरकार की जड़ों को हिला सके? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि सरकारों के तख्ता पलट की ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे वो अपना वर्चस्व खो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये तख्ता पलट क्या होता है और क्यों किसी देश में इसकी स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, तख्ता पलट उसे कहते हैं जब किसी भी देश की सरकार पर सेना, अर्धसैनिक बल, विपक्ष वर्तमान सरकार को हटाकर खुद सत्ता हथिया लेती है। मिलिट्री कू एक खास तरह का तख्ता पलट होता है जिसमें सेना सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ है। कभी कभी जनता भी सरकार का तख्ता पलटकर उसे सत्ता से हटा देती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ है। तख्ता पलट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार 19वीं सदी में हुआ था। इस दौर में लैटिन अमेरिका, स्पेन और पुर्तगाल में तख्ता पलट की घटनाएं हुई। वहीं दुनिया में 1950 से 1989 तक यानी करीब 40 सालों में दुनिया में 350 बार तख्ता पलट हुआ है, जबकि 1990 से 2019 तक दुनिया में मतलब 19 सालों में 113 बार तख्ता पलट हुए हैं। इनमें से सिर्फ पाकिस्तान में ही 4 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। अब 5वीं बार फिर से वही स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोलीविया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बार ऐसा हुआ है। यहां 1950 से लेकर 2019 तक 23 बार तख्ता पलट या तख्ता पलट की घटनाएं हुई हैं। अफ्रीकी देशों में 15 बार तख्ता पलट हुए और इसके बाद एशियाई देशों का नंबर आता है। वहीं इराक में 12 बार तख्ता पलट की घटनाएं या कोशिश हुई हैं। साल 2018 में ऐसे देश जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम था, वहां पर सबसे ज्यादा बार तख्ता पलट हुए। हालांकि अर्जेंटीना इसमें एक अपवाद रहा है। डेटा सेट की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे HDI कम होता जाएगा, तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ती जाएंगी। असल में सेना को तख्ता पलट का मौका तब मिलता है जब देश में बहुत अस्थिरता हो, राजनीतिक विभाजन चरम पर हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हों या भेदभाव या अराजकता की स्थिति हो। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में देखने को मिला, जहां कमजोर सरकार होने के कारण उसका तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान में काफी सियासी घमासान के बाद आखिरकार इमरान खान की सरकार चली गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान इस तरह से सरकारें गई हैं या तख्ता पलट हुआ है। इससे पहले कई बार पाकिस्तान में इस तरह के सियासी भूचाल आए हैं और सरकारें बदल गई हैं। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1953-54, उसके बाद 1958 में, 1977 में और फिर साल 1999 में तख्ता पलट हुआ है। साल 1999 में करगिल की जंग के बाद पाक में तख्ता पलट हुआ था। उस समय के तत्कालीन पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। इसके साथ ही साल 2021 में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी सेना ने आधी रात को तख्ता पलट कर दिया। वहां के लोकप्रिय नेता और स्टेट काउंसिल ऑंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 नवंबर में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीती। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। इस पार्टी के नेता थान हिते हैं, जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में सू की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया है और इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायत भी की। चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गया। तख्ता पलट के बाद वहां सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। वहीं साल 2017 में भी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को राजधानी हरारे में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। वहां भी सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, तख्ता पलट को लेकर दुनिया भर के देशों में आए दिन बवाल उठते रहते हैं, लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका या फिर मध्य पूर्व के कुछ देशों की तरह भारत में भी तख्ता पलट जैसी कोई घटना नहीं घटी है, जिससे ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भारत में सरकार का तख्ता पलट क्यों नहीं होता है।
तो हम आपको बता देते हैं कि भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है। यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान भी सेना राजनीति से अलग रही और कुछ लोग इस बात के लिए उसकी आलोचना भी करते हैं कि तीनों सेनाध्यक्षों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर इमरजेंसी के बारे में बात करनी चाहिए थी। फिर भी सेना राजनीति से दूर रही, क्योंकि यहां की सेना की नींव में अनुशासन का ऐसा सिद्धांत मौजूद है जो उसे एकजुट रखता है और साथ ही नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से दूर रखता है। इसके साथ ही भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि भारत में सेना के लिए तख्तापलट करना बिल्कुल असंभव है। इसके बहुत से स्वाभाविक कारण भी हैं। भारतीय सेना की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और उसका ढांचा पश्चिमी देशों की तर्ज पर बनाया था। वहीं पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में भी तख्तापलट की घटनाएं हुई हैं। साल 1857 की जो बगावत के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया, उन्होंने पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती की, लेकिन उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट भी बनाई। जो दस्तूर और अनुशासन उन्होंने बनाए वो बिल्कुल एंग्लो सेक्शन कल्चर की तर्ज पर थे। यही कारण रहा कि भारतीय फौज बहुत अनुशासनात्मक रही। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय फौज की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन उस समय अलग अलग रजवाड़ों और रियासतों की वजह से उतनी एकता नहीं थी और सेना में भी क्षेत्र और जातीय आधार पर रेजिमेंट बनी थी और यही कारण रहा कि भारतीय फौज बरकरार रही। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ गया। उस दौरान आजाद हिंद फौज के गठन की कोशिश हुई। तब भी केवल 12 से 20 हजार सैनिक ही आईएनए का हिस्सा बने, जबकि 40 से 50 हजार भारतीय सैनिक विरोधियों के कब्जे में थे। लेकिन सेना का अनुशासन नहीं टूटा। साल 1946 में बॉम्बे में नेवी विद्रोह हुआ, लेकिन उस समय तक भारतीय सेना की तादाद 25 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। उस लिहाज से देखें तो नेवी विद्रोह भी एक अपवाद ही था, क्योंकि उसमें केवल 10,000 के करीब सैनिकों ने हिस्सा लिया। एक बात ध्यान देने की बात है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी अपने चरम पर था और इससे सैनिक भी अछूते नहीं थे। नेवी विद्रोह का असर कई जगहों पर रहा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय फौज एकजुट ही रही। फिर साल 1947 में भारत को आजादी मिली। इसके बाद जब पहली बार अंतरिम सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को लोकतांत्रिक सरकार के नियंत्रण में रहने का सिद्धांत रखा। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद खत्म कर दिया। इस पद पर अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेज अफसर तैनात होते थे और बाद में इस पद पर जनरल करियप्पा को नियुक्त किया गया था। नेहरू ने कहा कि जब फौज का आधुनिकीकरण हो रहा है तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अहमियत बराबर होगी और उसी समय तीनों के अलग अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया, जो चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के तहत काम करता है। जनरल करियप्पा को पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। उस समय कमांडर इन चीफ का आवास 3 मूर्ति होता था। बाद में इसे प्रधानमंत्री आवास बनाया गया। वहीं कमांडर इन चीफ का टाइटल राष्ट्रपति को दे दिया गया, जिसके बाद भारत की थल, वायु और नौसेना तीनों राष्ट्रपति के अंडर में चली गई, जिसके चलते सेना हमेशा के लिए सरकार के अंडर में चली गई। इसके साथ ही कई और बदलाव भी किए गए। आजादी से पहले आर्मी के पास मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो सेना के सभी खर्चे उठाता था, लेकिन आजादी मिलने के बाद इसे बदल दिया गया और सेना के सारे काम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में चले गए। इसके साथ ही भारत ने पैरा मिलिट्री को भी बढ़ावा दिया, जिसमें आर्मी और सिविलियंस का गैप भी कम हो गया। इसके साथ ही आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स को एम्बेसडर बनाकर विदेशों में भेज दिया जाता था। ये ऐसे सांकेतिक काम थे और संदेश थे जो ये बता रहे थे कि देश में लोकतांत्रिक सरकार ही सुप्रीम सत्ता रहेगी। एक बार जनरल करियप्पा ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की तो नेहरू ने उन्हें पत्र लिखकर और बुलाकर नागरिक सरकार के कामों में दखल न देने की हिदायत दी थी। दरअसल भारत में लोकतंत्र की जो नींव रखी गई, सेना भी उसका हिस्सा बन गई। बाद में चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी हो गईं। इसने लोकतंत्र की नींव को काफी मजबूत किया। भारतीय लोकतंत्र जब अपने पैर जमा रहा था तो उसके साथ नाजुक दौर का खतरा खत्म हो गया। इसमें भारतीय फौज का अराजनीतिक प्रकृति और जनरल करियप्पा की बड़ी भूमिका रही। करियप्पा ने कहा कि अपने सैनिकों को यह कह दिया था कि राजनीति एक जहर है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। इसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ के साथ एक विवाद जुड़ा। दिल्ली में उस दौरान कोई प्रदर्शन चल रहा था और सैम मानेकशॉ ने सेना की एक ब्रिगेड की दिल्ली में तैनाती की थी ताकि किसी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि उन्होंने आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई तख्तापलट की कोशिश नहीं है। देश में सेना की 7 कमान है और यह संभव नहीं है कि एक जनरल एक साथ 7 कमानों को आदेश दे, तब जबकि इनके कमांडर सेनाध्यक्ष से महज 1 या 2 साल पीछे होते हैं। किसी आदेश को इतनी आसानी से वो नहीं मान सकते जो अनुशासन से संबंधित हो। बाद के समय में हम देखते हैं कि तत्कालीन जनरल वीके सिंह, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आकर मौजूदा सरकार में मंत्री बन गए हैं, उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को चुनौती दी थी, लेकिन वो भी कोर्ट में। दोस्तों, भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है और ना ही बनेगी जिससे कि कोई सेना प्रमुख मोदी या दूसरी सरकार को गिरा सके और खुद सत्ता पर काबिज हो जाए।
भारत ने सेना को लेकर जो कदम उठाए थे वो ये ध्यान में रखकर उठाए गए थे जिससे भारत किसी सेना के रूल के अंडर नहीं आना चाहता था। वो एक लोकतंत्र देश की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता था, जो सफल भी रहा।